हरे कृष्णा। आज ना सुज़लोन के बारे में बात करेंगे। मेरे को काफ़ी टाइम से लोग बोल रहे थे कि इस पे रिसर्च करने के लिए। और सुज़लोन में हमें अपॉर्चुनिटी है या नहीं, या हमें दूर रहना चाहिए, उसको हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम सुज़लोन के बिजनेस मॉडल पे बात करेंगे कि सुज़लोन पहले करती क्या है। तो हम बिजनेस के बारे में बात करेंगे। तो बिजनेस में जो मेन रोल है सुज़लोन का, वो है पहले विंड टर्बाइन बनाना। ठीक है, इंस्टॉलेशन, सर्विस फॉर 25 ईयर्स। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया। विंड लोकेशन को फाइंड आउट करना, लोकेशन सर्वे। 5th हो गया, पावर ग्रिड से कनेक्शन। सो ये मेजर काम है सुज़लोन के। ठीक, अब हम बात करेंगे कि एक विंड टरबाइन बनाने में एक्चुअल कॉस्ट क्या आता है। देखिए, अगर एक विंड टरबाइन बनाते हैं हम, जो 1 मेगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो इसका जो कॉस्ट है वो 4.5 करोड़ से 8 करोड़ के बीच रहेगा। ठीक है, तो 1 मेगावाट के लिए 4.5 से 8 करोड़। अब यहाँ पे बिजनेस को आपने समझ लिया। अब इसका जो कंपटीटर है सोलर इंडस्ट्री, तो विंड इंडस्ट्री को वर्सेस हम सोलर इंडस्ट्री से जब कंपेयर करेंगे, हम 1 मेगावाट के लिए बात करें, इंस्टॉलेशन कॉस्ट पे हम बात करें, तो इसमें मैंने जैसे आपको बताया 4.5 से 8 करोड़, और इसमें लगता है 3.5 से 5, 4-4.5 करोड़ के बीच 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। तो नेक्स्ट है रेवेन्यू, जो ये जनरेट करके देगी। ये 80 से 1.2 सीआर के आसपास देती है। ये 45 से 65 लैक्स के आसपास का प्रोजेक्शन इसका रहता है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस की। अगर हम बात करेंगे तो इसमें मीडियम मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस होता है, और इसमें और कम, इसमें बहुत कम मेंटेनेंस है। वेदर डिपेंडेंसी, इसमें हाई है, और इसमें मीडियम है। अब हम प्लांट लाइफ के बारे में बात करेंगे। ये 25 ईयर्स का है, ये 25 से 30 ईयर्स का है। देखिए, अब हम दोनों का कंपैरिजन करते हैं। इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑल्दो विंड का ज़्यादा है, लेकिन रेवेन्यू ये एक्स्ट्रा जनरेट कर रहा है। मेंटेनेंस थोड़ा एक्स्ट्रा है एज कम्पेयर टू सोलर। एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है विंड एनर्जीज के साथ, वो ये है कि लोकेशन, क्योंकि लिमिटेड लोकेशन में उस हिसाब का विंड का फ्लो होगा जहाँ पे आप विंड एनर्जी को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम बात कर लेंगे इसके रेवेन्यू के बारे में। अब हम फाइनेंशियल्स के बारे में बात करना है। रेवेन्यू ग्रो किया है 2022 से 2026 तक। रेवेन्यू का जो है 2.55 टाइम्स का इंक्रीमेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ईपीएस की बात करेंगे। अचानक से ईपीएस बढ़ा, लेकिन 2026 तक ये ईपीएस अभी 2.31 के आसपास आए। के बाद हम बात कर लेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस की। तो ये भी प्लस में है, सबसे अच्छी बात ये है, पॉजिटिव में है, और ग्रोइंग में है। ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद हम पी की बात करेंगे। 2024 में बहुत तेजी से ऊपर गया, फिर कंसोलिडेट किया, इन्होंने अपने ईपीएस को बढ़ाया है, और अभी राइट नाउ 25 के आसपास है। शेयर्स ने जितना भी कंसोलिडेशन करना था वो अब कर चुके हैं। हम बात करते हैं अपने 4 मेजर पॉइंट के बारे में। सबसे पहला आरओई, ये है 33% से 40%। इसके बाद हम बात करेंगे डब्ल्यू ए सी, वेट एवरेज कॉस्ट, ये है 15%। इसके बाद हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो कि डोनोट होता है केई से, ये है 13 से 15%। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ डेप्ट। कॉस्ट ऑफ डेप्ट केडी से डिनोट होता है, यह है 6 से 8%। इसके बाद है आर ओ आई सी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आप देखोगे तो आपका दिमाग खुल जाएगा। 145%, बहुत ही शानदार नंबर, बहुत ही शानदार नंबर। नेक्स्ट है आर ओ ए, ये अराउंड 10.1% के आसपास है। तो हमारे रूल के हिसाब से आर ओ ई शुड बी ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आर ओ ई 33%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 13 से 15%, मतलब इज ग्रेटर देन, एकदम ओके, पास है। नेक्स्ट है आर ओ आई सी शुड बी ग्रेटर इक्वल देन आर ओ ई, बहुत आराम से पास है। आर ओ आई सी शुड बी ग्रेटर देन डब्ल्यू ए सी सी, ये भी पास है। आर ओ ए शुड बी ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेप्ट, ये भी पास है। ये सारे क्राइटेरिया तो सुज़लोन अपने पास कर रहा है, तो फाइनेंशियल भी
अच्छा है। यहाँ पे मेरे को आपसे एक फाइनल अटेंशन चाहिए, क्योंकि ये कंक्लूजन का पार्ट है। ये डिसाइड करे कंपनी के में आगे बढ़ना है या रुकना है। गवर्नमेंट जो है, इंडिया की गवर्नमेंट, मोदी जी अभी ना यूरोप गए थे, तो उन्होंने ऑफ शोर विंड एनर्जीज को देखा है। ऑफ शोर क्या होता है? जो समुद्र में विंड एनर्जी बनता है। ऑन शोर है, ये ऑन शोर है। ये ऑन शोर पे सारा है, जो जमीन पे सारा काम हो रहा है ना, वो उसके लिए। अब जमीन तो ऐसी है नहीं, लोकेशन का प्रॉब्लम है। समुद्र के साथ ये है कि विंड का पावर बहुत अच्छा है जनरेशन, लेकिन वहाँ कॉस्ट बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ शोर के लिए 2 लोकेशन अभी तक फाइनल हुए, गुजरात एंड तमिलनाडु, और ये दोनों मिला के 71,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, जो आने वाले 10 से 12 साल में इंस्टॉल होगा। तो ये समझ लीजिए कि विंड एनर्जी का या विंड इंस्टॉलेशन का आने वाले 5-10 साल में तो कुछ होना ही नहीं है। अगर ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट आगे लेते चली गई तो विंड एनर्जी अपने बुरे वक्त से बाहर निकल जाएगी ये प्रोजेक्ट से। शोर में जो पैसा हमें 8 करोड़ रुपए, 6 से 8 करोड़ रुपए लग रहा था, वो ऑफ शोर में सीधा 15 से 25 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स के बीच में ये गाड़ी फंसेगी। अब इससे होगा क्या? कैपेसिटी सुजलॉन की है 5,000 मेगावाट बनाने की हर साल, ये पूरा काम करने की, हर साल, हर साल ये पूरा काम करने की, वो कम हो जाएगी। मान लीजिए 3,000 मेगावाट। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि उससे ज़्यादा रेवेन्यू वो 3,000 मेगावाट नहीं ले लेगा, पहला। अब उसको एक्सपेंशन अगर करना होगा, ठीक है, एक्सपेंशन करना होगा तो कैपेक्स वो लगा भी सकता है, नहीं भी लगा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन कितना गवर्नमेंट रिलीज कर रही है। अभी गवर्नमेंट का प्लान है 500 से 600 मेगावाट, तो उसके लिए क्या इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं। जब गवर्नमेंट 5,000 8,000 मेगावाट का रिलीज करेगी, तब एक चांस है कि वहां पे कैपेसिटी को इन्हेंस करना होगा, कैपेक्स में और पैसा डालना होगा। तो यहाँ पे पैसा बचेगा ही। कम बनाओ, ज़्यादा ज़्यादा कमाओ, कम बनाओ, ज़्यादा कमाओ। तो नीश बिजनेस की तरफ थोड़ा सा मूव करता हुआ दिख रहा है मुझे। और जिस हिसाब से गवर्नमेंट का विजन है विंड एनर्जी को लेके और रिन्यूएबल एनर्जी को लेके, वो पॉजिटिव के साइड है। ये आना सुजलॉन और आइनॉक्स विंड के लिए दोनों फ़ायदा है। लेकिन सुजलॉन के साथ फ़ायदा क्या है? इसके पास यूएस के साथ यूरोप और इंडिया, तीन सिर्फ इंडिया में ही है, तो ये एक इसके साथ प्लस पॉइंट है। ठीक है, और 70% मार्केट कैप जो है, वो सुजलॉन और आइनॉक्स विंड ही ने पूरे विंड एनर्जी में कैप्चर किया हुआ। तो ये 2 बड़े प्लेयर हैं। सुजलॉन में एक पोटेंशियल अच्छा है जो मुझे दिख रहा है। ये प्रोजेक्ट विंड एनर्जी का भविष्य बदलने आ रही है। अगर ये आ गई तो कोई दिक्कत नहीं। और वैसे भी रेवेन्यू बहुत अच्छा है। ये आएगी तो समझ लीजिए सोने पे और डायमंड लग गया, और सोना लगा दो और डायमंड लगा दो, ये ऐसा प्रोजेक्ट है ये। और अगर गलत नहीं हुआ सब कुछ, तो जो 2007-2006 में सुजलॉन ने अपना दिन देखा था, वो दिन वापस आने में समय नहीं लगेगा। ये मेरे एक्सपेक्टेशन है, और इसीलिए मैंने यहाँ पे अपनी बाइंग बढ़ाई है। और मैंने अपनी बाइंग ली है 57 के आसपास, 57.5 के आसपास मैंने यहाँ पे बाइंग किया है। अब आप देखिए आपको क्या करना है। जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव था वो मैंने आपको फाइनलाइज कर दिया है। तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिएगा। थैंक यू।